Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will start a new topic that deals with the relevancy of character. So, in this particular lecture, we will discuss the first part, certain sections relating to the relevancy of character. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलीवेंसी ऑफ कैरेक्टर कि मतलब पर्सन के कैरेक्टर की किसी केस में क्या रिलीवेंसी है, वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आधा बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि अब भी मेरे चैनल पर 70% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर। So character means the collective qualities and characteristics, especially mental and moral, that distinguish a person or thing. Character is nothing but a collective qualities and characteristics of a person, whether it may be a mental or moral, which distinguish a person or thing. तो character का मतलब ही चाहिए कि जो हमारे में qualities है, जो characteristics है person के, वो चाहे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या चाहे मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है और जो किसी और पर्सन से हमको अलग करता है, इसी को हम कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर इज द एस्टिमेशन ऑफ पर्सन बाय हिज कम्युनिटी। कैरेक्टर इज एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन बाय हिज कम्युनिटी, मतलब हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, लोगों की राय हमारे बारे में क्या है, वही हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है ना। लोग ही कहते हैं कि इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसका कैरेक्टर बुरा है, लाइक दैट। तो जो लोगों की राय है अपने पर्सन के प्रति, एक पर्सन की नहीं बल्कि कम्युनिटी की जो राय है, वही राय पर्सन के कैरेक्टर को डिफाइन करती है और उसी के रेलिवेंसी को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 46 से। अब सेक्शन 46 का टाइटल क्या है, देखिए, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इंप्यूटेड इररिलेवेंट। तो सिविल केसेस में क्या है, इन सिविल प्रोसीडिंग गुड और बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट। सो इफ देयर इज अ सिविल प्रोसीडिंग, इफ देयर इज अ सिविल केस, good or bad character is not relevant. The party cannot show his good character as well as the opposite party cannot show his bad character. So good or bad both character is irrelevant in civil proceeding. तो civil proceeding में ना तो किसी का अच्छा कैरेक्टर रिलीवेंट होता है, ना तो किसी का बुरा कैरेक्टर रिलीवेंट हो सकता है। ना कोई पर्सन ये मेरा अच्छा कैरेक्टर है ये बताकर फायदा ले सकता है, ना तो कोई पर्सन सामने वाले पर्सन का बुरा कैरेक्टर है ये बता के उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जनरल रूल क्या है सेक्शन 46 के हिसाब से, सिविल प्रोसीडिंग में ना तो गुड कैरेक्टर रिलीवेंट है ना तो बैड कैरेक्टर रिलीवेंट है, एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रिलीवेंट। एक्सेप्ट, यहां पर एक्सेप्शन है कि अगर कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रिलीवेंट, या कैरेक्टर ऐसा अपीयर्स होता है जो अदरवाइज रिलीवेंट है, तभी वो रिलीवेंट होगा, अदरवाइज नॉट। तो आगे हम एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कब कैरेक्टर रिलीवेंट होता है सिविल केसेस में। जनरल रूल तो यही है कि सिविल केसेस में ना तो गुड कैरेक्टर रिलीवेंट है ना तो बैड कैरेक्टर रिलीवेंट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर रिलीवेंट होता है, वही हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि लैंडलॉर्ड फाइल अ सूट against a tenant for recovery of the premises on ground of default of payment of rent. So in this particular example, landlord filed a suit against the tenant for recovery of his premises, for recovery of his land, and the reason for the recovery is नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। यहां पर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और उसका बोलना यह था कि मेरे जो भी रेंट पे मैंने आपको घर दिया है वो खाली करो, और उसका रीजन ये था कि तुमने किराया नहीं दिया। If tenant argued that he is a religious person and hence the suit be dismissed. बट यहां पर टेनेंट क्या कह रहा है कि he is a religious person and that's why the suit is dismissed. वो अपने गुड कैरेक्टर का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूं, धार्मिक आदमी हूं और मैं ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता, और मैं धार्मिक होने के बेस पे मेरे केस को डिसमिस किया जाए। मतलब वो अपना गुड कैरेक्टर शो करने की कोशिश कर रहा है। जनरल रूल क्या है सेक्शन 46 में, गुड और बैड कैरेक्टर नॉट रिलीवेंट। हिज कैरेक्टर इज इररिलेवेंट एंड द कोर्ट विल पास इविक्शन ऑर्डर अगेंस्ट हिम ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट। तो उसका कैरेक्टर यहां पर इररिलेवेंट हो जाएगा और कोर्ट
डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया, इस बेस पे उसको घर खाली करने का ऑर्डर देगा, क्योंकि उसका कितना भी गुड कैरेक्टर हो सिविल प्रोसीडिंग में वो रिलीवेंट नहीं होगा, सिविल प्रोसीडिंग में सिर्फ ग्राउंड्स पे बात होगी। तो ये पहला एग्जांपल था। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरे एग्जांपल में देखिए यहां पर क्या था, प्लेंटिफ फाइल्ड सूट फॉर लिबल अगेंस्ट द डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, उसका बोलना यह था कि तुमने मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। If the libel consisted in attributing bad qualities to the plaintiff and the defendant justifies the existence of these qualities, अब बात ध्यान में रखिए जो उसने स्टेटमेंट लिखा था उसमें क्या किया था उसने डिफेंडेंट के प्लेंटिफ के बैड क्वालिटीज बताया था। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेंटिफ फ्रॉड है, ऐसा डिफेंडेंट ने लिखा था, ठीक है। एंड द डिफेंडेंट जस्टिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज क्वालिटीज, और डिफेंडेंट ने जस्टिफाई किया कि सच में प्लेंटिफ फ्रॉड है। अब बात ध्यान में रखिए कि अब यहां पर सिचुएशन क्या है, सूट है डिफेमेशन का, और डिफेमेशन जो किया वो स्टेटमेंट क्या था, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को फ्रॉड कहा। अब ये फ्रॉड मतलब कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है कि प्लेंटिफ फ्रॉड है। अब मुझे बताओ कि ये फ्रॉड को डिस्कस किए बिना वो सूट कंक्लूजन पे आ सकता है क्या? एक तो प्लेंटिफ फ्रॉड है ये प्रूव होना पड़ेगा, या प्लेंटिफ फ्रॉड नहीं है ये प्रूव होना पड़ेगा। अगर प्लेंटिफ फ्रॉड है ये डिफेंडेंट ने प्रूव कर दिया तो डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं डिफेमेशन के लिए, और अगर प्लेंटिफ फ्रॉड है ये डिफेंडेंट प्रूव नहीं कर सका तो डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो बात यहां ध्यान में रखिए कि कैरेक्टर को छेड़े बिना ये केस डिसाइड ही नहीं होगा। तो इसी सिचुएशन में कैरेक्टर रिलीवेंट होगा, अदरवाइज नॉट। यहां पर कैरेक्टर इटसेल्फ इज इन फैक्ट इन इशू, कैरेक्टर खुद फैक्ट इन इशू में है, इसीलिए कैरेक्टर रिलीवेंट हो रहा है, अदरवाइज कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है। सिविल केसेस में बैड गुड कैरेक्टर दोनों रिलीवेंट नहीं है, लेकिन अगर कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में है, यहां पर वो फ्रॉड है या नहीं है यही कोर्ट को डिसाइड करना है, तो कैरेक्टर यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा, ये एक्सेप्शन में आएगा। The existence of these qualities would be a fact in issue and evidence of character may be given, जो हमने अभी डिस्कस किया है। देखिए और एक एग्जांपल हो सकता है, हस्बैंड फाइल्ड अ सूट फॉर डिवोर्स अगेंस्ट वाइफ एज शी वाज हैविंग अफेयर विथ अनदर वुमन। हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, काय के लिए, डिवोर्स के लिए, और उसका यह कहना था कि वाइफ का किसी और के साथ रिलेशन है, अफेयर है, इस बेस पे उसने डिवोर्स का सूट फाइल किया। फैक्ट इन इशू इन दिस केस इज कैरेक्टर ऑफ द वाइफ। अब यहां पर डिवोर्स का बेसिस क्या है, कैरेक्टर वाइफ का, क्योंकि उसका अफेयर है किसी और के साथ। तो ये कैरेक्टर को डिसाइड किए बिना डिवोर्स का सूट फाइनल होगा क्या, नहीं होगा। तो कैरेक्टर इज फैक्ट इन इशू है एंड दैट्स व्हाई कैरेक्टर बिकम्स रिलीवेंट। तो इस केस में कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। तो बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 46 ये कहता है कि गुड बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है, लेकिन अगर कैरेक्टर इज फैक्ट इन इशू में है तो उस सिचुएशन में कैरेक्टर रिलीवेंट होगा, अदरवाइज नॉट। सो इन सच अ सर्कमस्टांसेस एविडेंस रिलेटिंग टू गुड और बैड कैरेक्टर में बी गिवन। यहां पर गुड और बैड कैरेक्टर से रिलेटेड रिलीवेंट हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन 47 है, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलीवेंट। क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलीवेंट है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रिलीवेंट। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग द गुड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इज रिलीवेंट। So whenever in a criminal proceeding if the accused is showing his good character, that good character becomes relevant। वो उसका good character show कर सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो गुड कैरेक्टर रिलीवेंट हो जाएगा। इन क्रिमिनल ट्रायल इट इज वेरी ऑफन प्लीडेड दैट द अक्यूज्ड बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर बिकम्स अ मटेरियल कंसिडरेशन फॉर द कोर्ट। सो इन द वेरियस क्रिमिनल ट्रायल द अक्यूज्ड यूज्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ हिज गुड कैरेक्टर, ही यूज्ड टू शो हिज गुड कैरेक्टर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्शन 47 the गुड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड बिकम्स रिलीवेंट। तो कैरेक्टर गुड कैरेक्टर अक्यूज्ड का रिलीवेंट हो जाएगा, किसमें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। बात ध्यान में रखिए, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अक्यूज का गुड कैरेक्टर रिलीवेंट है। सो द एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर इज होली इररिलेवेंट एंड इज इनएडमिसिबल ओनली इन रिप्लाई। तो जनरल रूल क्या है, गुड कैरेक्टर रिलीवेंट है, बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है। सो in section 47 bad character of accused is wholly irrelevant and it is admissible only in reply। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट है, लेकिन अगर अक्यूज्ड अपना गुड कैरेक्टर शो कर रहा है तो इन द रिप्लाई ऑफ गुड कैरेक्टर द बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज्ड में बी शोन बाय द प्रोसिक्यूशन। तो अगर अक्यूज्ड गुड कैरेक्टर
कोर्ट के सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा है तो प्रोसिक्यूशन उसका बैड कैरेक्टर कोर्ट के सामने लेकर आ सकता है, और इन रिप्लाई टू गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर बिकम्स रिलीवेंट। तो गुड कैरेक्टर के रिप्लाई में बैड कैरेक्टर रिलीवेंट हो जाएगा। सो इन क्रिमिनल केसेस द अक्यूज्ड इज अलाउड टू प्रूव हिज गुड कैरेक्टर आइदर इन चीफ और बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहां पर क्रिमिनल केसेस में क्या कर सकता है कि अक्यूज्ड अलाउड टू प्रूव हिज गुड कैरेक्टर, अक्यूज्ड अपना गुड कैरेक्टर प्रूव कर सकता है, वो चाहे एग्जामिनेशन चीफ में हो या क्रॉस एग्जामिनेशन में हो। बट सो फार एज कंसर्न प्रूफ ऑफ द अक्यूज्ड गुड कैरेक्टर बाय अनदर विटनेस, what must be deposed to is not particular good acts by him but his general reputation in the community. So whenever the accused wants to show his good character before the court of law, only a particular example will not be sufficient to show his good character, but his general reputation in the community will be considered to decide whether he is containing a good character or not. तो बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी किसी पर्सन के अक्यूज्ड अपना गुड कैरेक्टर शो करना चाहता होगा कोर्ट के सामने, तो अक्यूज्ड किसी एक पर्सन को लाकर कोर्ट के सामने खड़ा नहीं कर सकता कि साहब इससे पूछिए कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, बल्कि एक कम्युनिटी में उसकी जनरल रेपुटेशन क्या है वही डिसाइड करेगी कि उसका गुड कैरेक्टर है या बैड कैरेक्टर है। तो देखिए इलस्ट्रेशन है यहां पर कि चार्जेस ऑफ ब्राइबरी लेवल अगेंस्ट अक्यूज्ड, इस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्जेस ऑफ ब्राइबरी थे कि उसके अगेंस्ट में ये था कि उसने रिश्वत ली। इफ द अक्यूज्ड प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर विच द कोर्ट रिगार्ड सेटिस्फैक्टरी, that becomes such good character becomes relevant under section 47। तो 47 में रिलीवेंट हो जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 53 में था, बात ध्यान में रखिए। तो यहां पर सेक्शन 47 में वो रिलीवेंट हो जाएगा। तो अक्यूज पे चार्जेस थे, उसने रिश्वत लिया, लेकिन उसने बहुत सारे एविडेंस कोर्ट के सामने लेकर आया उसका गुड कैरेक्टर शो करने के लिए। उसने कहा कि ये मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, आप इनसे पूछिए कि मेरी 20 साल की नौकरी हो चुकी है, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं लिया। तो यहाँ पर गुड कैरेक्टर उसने शो करने की कोशिश किया और इस केस में गुड कैरेक्टर रिलीवेंट हो जाएगा। तो बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 46, 47 हमने डिस्कस किए। सेक्शन 46 में सिविल कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है। फैक्ट इन इशू में अगर सिविल कैरेक्टर फैक्ट इन इशू में अगर कैरेक्टर है तो सिविल केसेस में वो रिलीवेंट हो जाएगा। क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रिलीवेंट है, बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं है। लेकिन अगर गुड कैरेक्टर अक्यूज शो करता है तो उसके रिप्लाई में बैड कैरेक्टर रिलीवेंट हो जाएगा। तो यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।